नमस्कार, पोल ऑफ एग्जिट पोल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। शुरुआत में ही ये चीज बता देनी बहुत जरूरी है कि ये ऐसे चुनावों के एग्जिट पोल के नतीजे हैं जो कि कोरोना काल में हुए हैं। इस बारे में भी चर्चा हुई कि ऐसे लग रहा था जैसे किसी और ग्रह पे ही हो रहे हैं चुनाव, और उसके नतीजे जब आएंगे वो भी किसी और ग्रह के लिए होंगे, क्योंकि इस देश में, इस ग्रह में कोरोना काल से लोग ग्रसित हैं। और इस देश का ये हाल है कि अगर आपको असलियत जाननी है तो आप अस्पताल चले जाइए, आप शमशान घाट चले जाइए, तब आपको पता चलेगा कि ये देश किस चीज से गुजर रहा है। क्या उसकी छाप नतीजों पर भी आएगी या नहीं आएगी, ये एक बड़ा सवाल है। राजनीति पर कोविड-19 को किस तरीके से हैंडल किया गया, उसका कोई प्रभाव होगा या नहीं होगा, ये जरूरी मुद्दे हैं। लेकिन क्या नेताओं के लिए और नतीजों में ये मुद्दे जरूरी होंगे, ये चीज पहले ही बता देना बहुत जरूरी है। आइए एक एक करके आपको बता दें कि जितने एग्जिट पोल हैं वो क्या कह रहे हैं। आपके स्क्रीन पर अब हम आपको दिखाते हैं, एक एक करके हम अलग अलग राज्यों पर जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक औसत जो लगाया गया है, सारे जितने एग्जिट पोल हैं उनके हिसाब से करीब करीब 150 टीएमसी के होंगे। 60 कम है पिछली बार 2016 में जो उनको आए थे। लेफ्ट बहुत नीचे जाएगी और भारतीय जनता पार्टी 131 तक पहुंच जाएगी। सरकार नहीं बना पाएंगे, लेकिन सरकार बनाने के बहुत करीब पहुंच जाएंगे भारतीय जनता पार्टी। अब बात करते हैं असम की। असम में जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पोल ऑफ एग्जिट पोल्स है, स्थानीय और राष्ट्रीय चैनल, ये हमारा स्रोत है, सोर्स है इस जानकारी का। भारतीय जनता पार्टी 72, ये जान लीजिए कि बहुमत का आंकड़ा 64 है, और बीजेपी अकेले अपने अलायंस में 72 ले आएगी, यानी कि वो सरकार बना ले जाएंगे। कांग्रेस अपने ग्रैंड अलायंस और महाजोत के बाद भी ज्यादा नहीं कर पाए, बस थोड़ा सा 50 पार किया है उन्होंने। पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस प्लस जो अलायंस है वो 2 ऊपर जाएगा, लेकिन बीजेपी दोबारा सरकार बनाती दिख रही है इन एग्जिट पोल्स के हिसाब से। तो अजमल फैक्टर कांग्रेस के लिए एग्जिट पोल्स के हिसाब से काम करता दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। और हां, एक और चीज मैं अभी बीच में ही आपको बता दूं कि ये अभी सारे पोल्स नहीं आए हैं, धीरे धीरे एग्जिट पोल्स और भी आ रहे हैं। तो एडीएमके, जो कि वहां पर जिसकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का जिनके साथ गठबंधन है, वो बहुत बुरी तरीके से गिरेंगे, और डीएमके की सरकार बनती दिख रही है, और बहुत ही भारी बहुमत से 118 का बहुमत का आंकड़ा है, और 171 डीएमके प्लस जिसमें कांग्रेस भी शामिल है वो लेकर के आएंगे। तो ये है तमिलनाडु का हिसाब किताब एग्जिट पोल में। केरल की बात कर लें तो केरल में हिस्ट्री होगी, इतिहास रचा जाएगा कि सरकार बदलेगी नहीं। एलडीएफ, लेफ्ट की सरकार वहां पर वापस आती हुई दिखाई दे रही है एग्जिट पोल के हिसाब से। 71 बहुमत का आंकड़ा और 84 एलडीएफ लेकर के आएंगे। कांग्रेस शायद आपस में जो इन फाइटिंग हो रही थी, अंतरकलह जो थी, उसकी वजह से कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इन एग्जिट पोल्स पे। बीजेपी बहुत ज्यादा नहीं कर पाई, 2 सीटें दिखा रहे हैं एग्जिट पोल बीजेपी को, उसमें मेट्रो मैन ई श्रीधरन होंगे या नहीं, ये एक बड़ी बात होगी। और पुदुचेरी में कांग्रेस को 10 और एनआरसी जिसका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है उसको 20, बहुमत का आंकड़ा 16। तो क्या इसका मतलब यह है कि एनडीए का गठबंधन जीत रहा है पुदुचेरी, वहां पर अभी राष्ट्रपति शासन है जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। तो ये है एग्जिट पोल की स्थिति। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूं पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष दिलीप घोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। घोष बाबू, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि एग्जिट पोल के नतीजे आपको बहुत ही आगे रख रहे हैं, आपको नंबर 2 की भूमिका में भी दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार आपकी बनती हुई नहीं दिख रही। इतने पास आकर के भी आप बहुमत नहीं बना पाएंगे अब तक, औसत तो यही बताता है। नहीं, सरकार तो हमारी होगी और बहुमत बिल्कुल हो जाएगा आराम से। लोकसभा चुनाव के समय जो एग्जिट पोल आई थी उसको भी आप देखिए एक बार, किसी ने बोला नहीं था कि हम 18 सीट जीतेंगे, तो 10-12 तक जाते थे लोग, लेकिन हम पहले से बोले थे 19 में हाफ और 21 में साफ, तो लगभग हाफ तक हम पहुंचे थे। और हमारी अनुभव कमी थी उस समय, इसलिए 3-4 सीट थोड़ी थोड़ी वोट से हम हार भी गए थे। उसका कारण भी इस प्रकार था, ईवीएम में गड़बड़ आती है। तो इस बार कंफर्ट मेजोरिटी हमको मिल जाएगा, ट्रेंड उसी तरफ है और इसमें कोई चिंता नहीं है।
घोष बाबू, दो सवाल है मेरे। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोरोना काल में ये जिद पकड़ लेना कि चुनाव करो, चुनाव कराओ, 8 चरण में ही कराओ क्योंकि ये जरूरी है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप उस पार्टी के मुखिया हैं पश्चिम बंगाल में, इतना जरूरी था कि इसको इस तरीके से कराया जाए और वो भी इस त्रासदी के बीच में? देखिए, बिहार में इसके इसके पीछे पहले का चुनाव हो राजनीतिक गया। कैलकुलेशन क्या था आपका घोष बाबू? नहीं नहीं, बिहार चुनाव हो गया, कोरोना का डर सता रहा था सबको, बहुत इशू भी बनाया लोगों ने, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सरकार बन गया, अरे चुनाव तब ठीक इतने ठाक हो मामले गया। थोड़ी थे, इतनी मौत कहां हो रही थी तब? सुनिए सुनिए, अभी 10 प्रदेशों में देश में सबसे ऊपर है चुनाव, इसका ग्राफ है कोरोना का। बंगाल उसमें 8 नंबर है, और बंगाल में कम से कम 2 महीने से चुनाव चल रहा है 8 फेज में। इसके पहले भी 7 फेज में ऐसा हुआ, वो अलग बात है। लेकिन जहां चुनाव हो चुकी है महीना भर पहले, तो फिर वहां महामारी हो जाता अगर चुनाव एक कारण होता कोरोना के लिए। इसलिए मेरा कहना है कि जो एक्सपर्ट है इसका तथ्य लेके चर्चा करें, इसको पॉलिटिकल इशू ना बनाया जाए। नहीं नहीं, जो पॉलिटिकल पॉलिटिशियन इशू हार नहीं। रहे हैं वो बना रहे हैं, आप घोष बाबू मीडिया ना देख बनाए लीजिए उसको। ना, लगभग 80-85% पश्चिम बंगाल में बढ़ गए मामले, और भी जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां पर भी मामले बढ़ रहे हैं। नहीं, मद्रास महाराष्ट्र हाईकोर्ट में कह कहाँ रहा है चुनाव कि है? चुनाव आयोग जिम्मेदार है, चुनाव कराने की वजह से कोरोना ममता बढ़ रहा है। बनर्जी की बात आप मत लीजिए, वो तो हार गए इसलिए किसी को थोपना है। महाराष्ट्र में कहाँ चुनाव है, दिल्ली में कहाँ चुनाव, छत्तीसगढ़ में कहाँ चुनाव है? आप तथ्य के आधार पर बात करिए, पॉलिटिकल बातें मत करिए, उनको करने दीजिए। तो जिन प्रदेशों में सबसे आगे है वहां चुनाव नहीं, सभा नहीं, कुछ नहीं है, क्यों बढ़ रही है? कारण कुछ और होगा, उसको ढूंढना चाहिए, क्योंकि संकट है और सीरियस मैटर है। लेकिन इसको जो चुनाव हार रहे हैं उसको इशू बना रहे कोरोना को, ये ठीक नहीं है। लेकिन आप मानेंगे ना कि चुनाव नहीं होना चाहिए था, या इस तरीके से नहीं नहीं ऐसे मानेंगे लगता हम। है, ऐसे चुनाव को लगता है कि अलग ग्रह में हो बेवजह रही इशू हैं बनाया सारी जा रहा है। चीजें। चुनाव के कारण कोरोना नहीं बढ़ा है, मैं अभी भी बोल रहा हूं। मैं 1.5 महीना से प्रचार कर रहा हूं, हमारे कार्यकर्ता है, प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग हैं। तो कोरोना, मैं फर्स्ट पेज में वोट दिया 27 मार्च को, उसके पहले से 1 महीना से चुनाव प्रचार और बड़ी बड़ी सभाएं चल रही थी, वहां कोई कोरोना नहीं है। कोरोना तो कलकत्ता में हो रहा है अभी जो शुरू हुआ, और दिल्ली में मैं बता रहा हूँ, दिल्ली महाराष्ट्र में क्यों कोरोना बढ़ रहा है? वहां तो चुनाव नहीं है, सभा भी नहीं है, लॉकडाउन है। तो इसलिए कारण कोई और होगा, लेकिन सब चीज को पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है दिलीप बाबू, अब चुनाव के बारे में बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत बनेगी, बहुत अच्छे से आप लोग जीतेंगे। जीत का कारण क्या होगा? अब तृणमूल कांग्रेस का यह कहना है कि आपने ये जो भी आप कर पाएंगे पश्चिम बंगाल में, ये नफरत से हासिल की हुई सफलता है। नहीं, दो बातें हैं। एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो काम उपलब्धि है, उनकी सरकार की जो उपलब्धि है, पूरा देश में जो हुआ है, वो लोग उससे प्रभावित है। लोग चाह रहे हैं बंगाल में भी भाजपा की सरकार हो, मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल आगे बढ़े। दूसरा है, जिस प्रकार 2011 में बंगाल में परिवर्तन हुआ था, सीपीएम का अत्याचार के कारण लोग वहां से मुक्ति चाह रहे थे। ममता बनर्जी की कोई संगठन कुछ नहीं थी, लेकिन मजबूरी में लोग उनको स्वीकार किया था, क्योंकि वहां से मुक्ति चाहिए था। आज उससे भी बदतर हालत है बंगाल में, हर क्षेत्र में, इंडस्ट्री से लेकर एजुकेशन से लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन, हर चीज, पुलिस प्रशासन कुछ है ही नहीं। टेररिज्म है, बम बंदूक की आवाज है, भ्रष्टाचार चरम पर है। लोग यहाँ से मुक्ति चाह रहे हैं, और उसके लिए अच्छा विकल्प के रूप में भाजपा सामने खड़ा है। लोकसभा में हमने करके दिखाया, हमने संगठन अच्छा खड़ा किया। अभी बंगाल में सबसे अच्छा संगठन हमारा ही है, और इसलिए हम अपने संगठन की ताकत पर लोगों तक पहुंचे हैं, और लोग एक अच्छा विकल्प ढूंढ रहे हैं। दोनों मिलाकर के हमको बहुमत मिलेगा। ठीक है घोष बाबू, अब 2 मई का मैं आपसे आपका आंकड़ा पूछ लूं। 2 मई आपकी अंदरूनी कैलकुलेशन क्या है? भारतीय जनता पार्टी कितना लेकर के आएगी पश्चिम बंगाल में? देखिए, 2019 में हमने स्लोगन दिया था, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित भाई, उन्होंने 21 सीट हमको टारगेट दिया था, हम 18 पहुंचे थे। इस बार 200 टारगेट उन्होंने दिया है, उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से चुनाव हमने शुरू किया था, उसी दिशा उसी गति में अंत तक हुआ है। इसलिए हम 200 के आसपास ही सीट हमको तृणमूल कहती है आप 100 भी पार नहीं कर पाएंगे। नहीं, उनकी बात छोड़िए। उन्होंने, ममता बनर्जी ने स्लोगन दिया था 42 में 42 से लोकसभा के अंदर, और क्या हुआ, 34 में से 12 माइनस हो गया, हम 2 से 18 में आए। इसलिए वो पुरानी बातें छोड़िए, बोलने के लिए बोलते हैं। उनके जो सलाहकार हैं उन्होंने भी बोल दिया कि भाजपा सरकार में आएगी, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने ये भी बोला था कि 100 से कम आएंगे। आप प्रशांत किशोर हाँ, की बात लेकिन कर बाद रहे में उन्होंने मत परिवर्तन किया ना। हाँ। समय के साथ परिवर्तन होता है। हाँ। अब देखिए, अभी अंतिम 2 फेज में हमारी जो चुनाव हुई, हमारी कमजोर क्षेत्र था, और तीसरा फेज वहां भी बहुत अच्छा वातावरण है और अच्छा रिजल्ट होगा। बीरभूम जैसा जिला, जहां कानून व्यवस्था टूट चुकी है सालों से, वहां आज भी बहुत मारपीट हुई कैंडिडेट का ऊपर, दूसरे कार्यकर्ताओं ऊपर, लेकिन लोगों ने भरपूर वोटिंग किया।
और इसीलिए चुनाव का जो दिशा है उसी दिशा में वहां का भी रिजल्ट। घोष बाबू, जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं। देखिए, चुनाव जो होते हैं वो लोकतंत्र में अपनी मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया होता है, और मंजिल क्या है? मंजिल है समाज कल्याण, ठीक है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आलोचना बीजेपी के साथ टिकी रहेगी कि आपने चुनाव को ही मंजिल बना दिया, कि चुनाव कराओ? नहीं, आप हमारे संकल्प पत्र देखिए, जो संकल्प पत्र हमने रखा है वही चुनाव का हमारा मुद्दा है। बाकी बातें छोड़िए, भाषण में कुछ होता है, ताना तानी होती है, वो तो होती रहती है, लेकिन जो जिस दिशा में हम चुनाव करना चाह रहे हैं, जिसलिए हम सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं, वो हमारा उद्देश्य है, हमारा मैनिफेस्टो, हमारा संकल्प पत्र। उसमें हमने खुल्लम खुल्ला बोला है क्या करने वाले हैं, लोगों ने विश्वास किया है, तभी हमको वोट दे रहे हैं। अब 2 मई को पता चलेगा कि ये एग्जिट पोल कितने सटीक हैं या आप कितने सही हैं। दिलीप घोष, हम तो एग्जैक्ट पोल चाहते हैं। हाँ। और उसका है, उसी पर भरोसा हमारा। एग्जिट पोल पे नहीं, एग्जैक्ट पोल पर आपको यकीन होगा, ठीक है। एग्जैक्टली जी, धन्यवाद दिलीप घोष, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं और हमारे मेहमानों का भी अभी स्वागत करना चाहता हूं। सब हमारे साथ धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मानव जायसवाल, प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस के, सूरज सिंह, नेता भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के, केडी पार्थ, डिप्टी न्यूज एडिटर राजस्थान पत्रिका, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे अगर आप इजाजत दें, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं अभी। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रखेंगे कि कौन सा एग्जिट पोल क्या बता रहा है और वो कितना एग्जिट पोल है और कितना एग्जैक्ट पोल है। खबर जारी रहे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम अपने मेहमानों के पास जाना चाहते हैं। सूरज सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता, मानव जायसवाल, प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस, केडी पार्थ, डिप्टी न्यूज एडिटर राजस्थान पत्रिका, और अमृता मधुकल्या, पत्रकार, असम से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जरा असम के संदर्भ में पहले बात कर लें, क्योंकि हो क्या रहा है कि जाहिर सी बात है, बंगाल बड़ा राज्य है, वहां पर बड़ी लड़ाई है, तो उस चक्कर में और राज्य जो हैं वो छूट जाते हैं। तो अमृता जी, मैं पहले आप ही से शुरू करना चाहता हूं। असम में एग्जिट पोल्स अगर आप देखें तो उसमें यह लग रहा है कि जो कहा जा रहा था अब तक कि एक एंटी इनकम्बेंसी होगी, एक जो लड़ाई चल रही है, अंदरूनी कलह चल रही है बीजेपी में, हेमंता या सोनोवाल और बदरुद्दीन अजमल फैक्टर, ये सारी चीजें मिला करके जो कांग्रेस का महाजोत है उसको फायदा पहुंचेगा। लेकिन एग्जिट पोल में ये फायदा दिख नहीं रहा। ऐसा क्यों? जी, मुझे ऐसा लग रहा था, जिस तरीके से ये चुनाव की तैयारियां हो रही थी पिछले कुछ महीनों में, विद द लॉकडाउन, ऐसा लग रहा था कि कोई कमी रह गई थी कांग्रेस के तरफ से इन टर्म्स ऑफ जस्ट लुकिंग कि किस तरीके से ये अप्रोच करेंगे। मेरे ख्याल से जब ये एंटी-सीए प्रोटेस्ट शुरू हुआ था इन दिसंबर 2019, तब इन्होंने जिस तरीके से इस विषय को इन्होंने सपोर्ट किया था, उस सपोर्ट में बहुत कमी नजर आ रही थी, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि लोगों के बीच में वो नहीं आके बात कर रहे थे। और कुछ तरीके से बहुत लीडर्स ने ये भी कहा था कि हम चाहते हैं कि ये जन आंदोलन है, इसको अपने तरीके से चलना चाहिए। पर जब ये जन आंदोलन खत्म हो गया, तब जब चुनाव की तैयारियां शुरू होने लग गई, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बहुत ही एक्साइटेड थे इस इलेक्शंस के बारे में। जब ये बाद में छत्तीसगढ़ से या एआईसीसी से एक टीम गई, तब चीजों को थोड़ा सा जब इन्होंने संभाला, तब जाके ऐसा लग रहा था कि अब चुनाव के लिए ये तैयार हैं। तो ये तैयारियां लगता है हमें कि कुछ देर से आ गई और इसकी कुछ कमी रह गई, और वो कमी दिखेगी नतीजे पर, वो दिखेगा, झलकेगा आपके हिसाब से? जी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप अगर देखेंगे अलायंस का जो इन्होंने स्टिचिंग किया था वो बहुत ही अच्छा था, पर अगर आप थोड़ा सा पहले काम करते तो शायद ये जो रिजल्ट होता तो और भी इनके लिए आई थिंक पॉजिटिव रहता। जी, तो आनन फानन में की हुई कार्रवाई अगर समय रहते कर ली गई होती तो हो सकता है कि कोई चांस होता, लेकिन ये एग्जिट पोल आपके हिसाब से लगभग हकीकत बयान कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 2 मई को क्या होगा। बने रहिए हमारे साथ, हम असम के संदर्भ में एक बार फिर से बात करेंगे और आपका भी विश्लेषण जानेंगे और राज्यों के बारे में। सूरज जी, आपसे शुरू करते हैं, और मानव जायसवाल। सूरज सिंह, अभी हमारे पास दिलीप घोष थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे, पश्चिम बंगाल के जो अध्यक्ष हैं, उनका यह कहना था कि एग्जिट पोल छोड़िए, एग्जैक्ट पोल, उनके हिसाब से एग्जैक्ट पोल यह है कि 180 पार है मामला। लेकिन अगर आप तृणमूल से बात करें तो उनका भी 180 पार है। तो भाई सीटें तो उतनी है ना, कौन कौन 180 पार करेगा? सूरज जी, मेरी आवाज आ रही है?
देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने ग्राउंड वर्कर्स के दम पर इस बार। जी बोलिए। हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हाँ। जी। तो भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार की जो चुनाव है, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव लड़ रही है, वो अपने कार्यकर्ता और अपने संगठन के दम पर लड़ रही है। हम लोगों ने अपना जो कैलकुलेशन है, हमने जो लड़ाई की है और जिन जिन सीटों पर हम जीत सकते हैं, वो हमारा अपना कैलकुलेशन है। और हमने पश्चिम बंगाल के लोगों का नब्ज हमने टटोला है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के लोगों के उम्मीदों पर खरी उतर रही है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है। इसीलिए पंचायत चुनाव से लेकर चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया। और जनता ने जो भी हमने आवाज लगाई, जो भी हमारे अमित शाह हमारे नेताओं ने कहा कि 21 सीट, तो जनता ने हमें 18 सीटें जिता के दी। इसी प्रकार से इस बार जो है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि अब की बार 200 पार, और बंगाल की जनता ने हमें इसको मतलब चरितार्थ करके दिखा रही है। और बिल्कुल हम लोग 180 से ज्यादा सीटें जीत के आ रहे हैं। मैं जानता हूं, मैं मानता भी हूं इस बात को कि कोविड की वजह से कहीं कहीं पे पोलिंग बहुत कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी संख्या जो है वो अच्छी खासी होगी और हम सुनिश्चित करेंगे जीत को। नहीं, बात आपकी सही है, लेकिन इस कोरोना काल में चुनाव हुए ही क्यों? और वो चुनाव कराने के लिए एकदम आमादा राजनेता और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी हुई ही क्यों? ये भी अपने आप में एक सवाल है। सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगा ताकि आप उस पर भी जवाब दे सकें बाद में। मानव जायसवाल, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जैसा कि आपने सुना, बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि वो 180 पार। मेरा सवाल आपसे भी वही है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप भी 180 पार? कोई एक ही होगा ना? नहीं सर, पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूं सर, आपको भी नमस्कार है और पूरे देश को नमस्कार कर रहा हूं। और हमारी संवेदना सर प्रियजनों के साथ है, परिवार के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। ये बहुत आपातकालीन स्थिति है पूरे देश में सर, और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमन कर रहा हूँ। और जहां तक बात है सर एग्जिट पोल का, और जहां तक बात है हमारे आंकलन की, तो सर हमारा अपना खुद का जो एग्जिट पोल है, जो हमारे पूरी जो जनगण है, जिससे हमारे जो कर्मी हैं, जिनके भरोसे पे और हमारी जो नेत्री हैं, उनके व्हील चेयर के भरोसे पे जो हम लोगों ने लड़ा है, जो वो व्हील चेयर पे जा जाके लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि मैं व्हील चेयर पे हूँ तो भी आप वोट देने पहुंचिए। इसके अनुसार हम लोगों का आंकड़ा सर 206 के आसपास है। और जहां तक सर एग्जिट पोल है, आज आपके सामने ये बीजेपी के हमारे बंधु हैं, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि भाई वो 180 का आंकड़ा वो शायद टच कर रहे हैं। तो ये बात तो सिद्ध हो गया कि अमित शाह जी का जो 200 था वो 10% घट के 180 आ गया। और हम यही चीज बोलना चाहते हैं कि 2019 के आकलन के अनुसार जो वोट शेयर बीजेपी का था वो लगभग 10% कमेगा सर। नहीं मानव जी, देखिए एक चीज आपको माननी पड़ेगी, 2019 में भी आप बीजेपी को ऐसे ही बेदखल कर रहे थे कि इनका कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है, लेकिन वो लाए ना, सीट तो जीते। एक्चुअली क्या हुआ सर, हम सांसद बने। हमने 2019 में जो सीखा और जिस तरीके से बीजेपी ने जो हमारे साथ जिन लोगों ने धोखाधड़ी करी, उनको बीजेपी ने अपने गोद में बैठा लिया, तो इससे एक चीज सिद्ध हो गया कि सर हम अपने दिशा में सही थे और हमने सही दिशा का और सही कार्य का निर्वाह किया है। और हम दिशाहीन हो गए थे क्योंकि हमने भरोसा किया था लोगों को, और जिनको भरोसा किया वो तो निकल गए धोखेबाज और वो चले गए मीर जाफर बन के। ठीक है जायसवाल जी, सिंह साहब आप बने रहिए, एक सेकंड आप बने रहिए। मैं पार्थ जी के साथ भी आऊं, उन्होंने अभी तक अपना शुरुआती वक्तव्य नहीं रखा है। के वक्त में तिरपाल चोरी की जी, आप लोग जनता को धोखा देते हैं, तोलाबाजी करते हैं, और आप हम भारतीय जनता पार्टी को आप लोग जो तोलाबाजी कर रहे थे उनको आपने गोद में बैठा लिया है, कोई तकलीफ नहीं है, ये अच्छी बात है। चलिए, आपके पास खुद के नेतागण नहीं मिले क्योंकि 294 पार्थ जी, केडी पार्थ जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। केडी पार्थ जी के पास एक सेकंड, मानव जी सबके कमेंट्स ले लें, एक सेकंड। केडी पार्थ जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। पार्थ साहब आप मुझे बताइए कि अगर बीजेपी जीतती है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, और अगर तृणमूल जीतती है तो उसके क्या कारण, आपके हिसाब से क्या वजहें क्या होंगी? जैसे आप अगर बीजेपी का आकलन करें तो बीजेपी देखिए, जैसे एक मतुआ वोट बैंक, हिंदी भाषी लोग, ये सब कुछ ऐसे जगहें बताई गई हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बताई जा रही हैं जो कि बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं। आपका क्या विश्लेषण है? चुनाव जीतने के लिए काफी होगा तो सर आप, और मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बीजेपी जो पिछले समझिए 2019 से जो अपनी शक्ति का जिस तरह से यहाँ पर इजाफा किया है, उसके पीछे एक संगठन तो है ही,
दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के जाने के बाद में कोई विपक्ष नहीं रह गया था जो आम जनता के लिए रास्ते पर उतरकर उनके मुद्दे पर हंगामा करे, आंदोलन करे। तो लोगों को लगा कि बीजेपी के तौर पर मुझे एक स्ट्रांग विपक्ष मिल रहा है राज्य में, तो लोग लेकिन अभी उस आप तरफ विपक्ष की भूमिका आकर्षित नहीं होकर देख गए। रहे हैं उनको पश्चिम बंगाल के संदर्भ में। और जी, मुझे लग रहा है कि अभी बीजेपी हो सकता है अपनी तो कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह एग्जिट पोल बता रहे हैं और जिस तरह से हम लोग ग्राउंड लेवल पर भी जाकर देखें, तो बीजेपी फिलहाल ऐसा नहीं, मतलब स्थिति नहीं लग रही है कि वो फुल मेजोरिटी में आए या अपनी सरकार बनाए, ऐसा दिखता कम है। इसके बाद तो बाद बाकी हम लोग भी आकलन करते हैं, एग्जिट पोल भी अपना आकलन किया है, लेकिन बाद बाकी तो परिणाम 2 तारीख को आएगा। हाँ, परिणाम से ही होगा, बाकी हमारा विश्लेषण जो है वो धरा का धरा रह जाएगा। परिणाम ही सबको मान्य होगा। मेरे मुझे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में 7.5 करोड़ जो मतदाता है, उसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। 50%, लगभग 50% महिलाएं हैं, जो महिलाओं का एक अट्रैक्शन वो तृणमूल के तरफ है, खासकर ममता बनर्जी। वो ममता बनर्जी के अट्रैक्शन के कारण मुझे लग रहा है कि महिलाओं का एक बहुत बड़ा वोट जो है पर बीजेपी का भी यही कैलकुलेशन है। मैंने बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात किया, उन्होंने कहा कि मोदी की जो अपील है वो महिला वोटर में भी है। बिल्कुल है, लेकिन ये देखिए, चुनाव के कुछ दिन पहले इन्होंने द्वारे सरकार जो लगाई, इसमें स्वास्थ्य कार्ड को लेकर ये कम से कम 2.5-3 करोड़ द्वार पर पहुंचे, और आज एक कोरोना पीरियड में लोगों में कम से कम आत्मबल हुआ कि कुछ नहीं है हमारे पास, तो कम से कम स्वास्थ्य साथी कार्ड है, तो बीमार पड़े तो मैं जाऊंगा, अस्पताल जाऊंगा और उस भरोसे मैं कम से कम इलाज करा सकता हूं। बिल्कुल, तो बहुत बड़ा आत्मबल एक मिला और है। चीज जो है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। एक और चीज ये देखनी होगी कि कोरोना का कितना प्रभाव पड़ता है वोटिंग पर, क्योंकि अगर राजनेताओं का ये मानना है, और हम जानते हैं कि बहुत सारे जो समर्थक थे वो खुद चाहते थे कि नेता आए, वो भीड़ में जुट भी रहे थे, तो हम लोग जरूर कोरोना एक महामारी है उसके बारे में जिक्र करना, उसके बारे में बात करना, वही सबसे बड़ी चीज है। लेकिन उसी के बीच में चुनाव हुआ, नेताओं का ये कहना है चुनाव कराओ, तो वो क्या कोई ऐसी हकीकत जानते हैं कि कोरोना से कुछ भी हो रहा हो उसका चुनाव के नतीजों पर फर्क नहीं पड़ेगा? क्या है फर्क और क्या है प्रभाव, इसके बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और धीरे धीरे और भी कुछ पोल्स हैं, जैसे कि एक्सिस माई इंडिया, उनका भी पोल सामने आ रहा है, उसके भी जो आंकड़े हैं वो अभी स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। एनडीटीवी पर हम आपको सारे जो एग्जिट पोल हैं उनका पोल ऑफ एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं, तो सब लोग क्या क्या बोल रहे हैं उसका एक अंदाजा आपको पूरा कंप्लीट पिक्चर यहां पर मिल जाएगी। तो धीरे धीरे ये आंकड़े सामने आ रहे हैं और भी एग्जिट पोल वाले सामने आ रहे हैं। सूरत सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना तृणमूल के प्रवक्ता क्या कह रहे थे, एक तो आप उस पर जवाब दे दें, और दूसरी बात, कई ऐसे एग्जिट पोल हैं जैसे एक्सिस माई इंडिया में, अब देख सकता हूं कि वो बीजेपी को धीरे धीरे आंकड़े अपने रिलीज कर रहे हैं, धीरे धीरे बीजेपी को एक किस्म की बढ़त दे रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के मुकाबले। किस तरीके से देखते हैं आप एग्जिट पोल? क्योंकि होता क्या है ना, जो राजनेता हैं वो एग्जिट पोल्स को इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, यानी कि अगर आपके खिलाफ हुआ तो बेकार है और पक्ष में हुआ तो देखा यही तो हवा है। सिंह साहब, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी एग्जिट पोल के ऊपर में चुनाव नहीं लड़ती। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जमीनी स्तर पे लोगों से जुड़ती है और उनका अपना एक वर्कआउट होता है, उनके कार्यकर्ता होते हैं और हम अपना खुद एनालाइज करते हैं। और आप लोगों ने अतीत में भी देखा होगा कि जितने भी चाहे आपके पोलिंग जो भी हो, आप लोगों के रिजल्ट हो, जो भी आप लोगों ने दिखाया हो एग्जिट पोल, सभी एग्जिट पोल को हमने फेल करके हमने सरकार भी बनाई, चाहे 2014 की सरकार नहीं, बहुत जगह फेल भी हुए लोकसभा में देखा होगा। और इस बार विधानसभा में जो है जैसे दिल्ली में फेल हुए बहुत बुरी तरीके से, तो बंगाल में जो है साइलेंट वोटर एक बहुत बड़ा काम करता है। जी हाँ जी, देखिए दिल्ली एक आध अगर छोड़ दे तो मैक्सिमम जो है भारतीय जनता पार्टी ने जहां जितना भी हमने जो भी बोला उन्होंने हम लोग ने करके दिखाया।
अगर दिल्ली की बात छोड़ दें, बाकी जगहों पे आप देख लीजिए, हमारा हमने जो भी बोला हमने वो करके दिखाया। जी मानव जायसवाल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। दिल्ली से अगर दिल्ली नहीं, दिल्ली एक उदाहरण है, ऐसे और भी पहले भी कई उदाहरण इस तरीके से हैं। जो एग्जिट पोल को नेता किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं हमें मालूम है कि अगर आपके पक्ष में हो तो गजब है, पक्ष में ना हो तो खराब है। मानव जायसवाल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। देखिए, एक आपको पिक्चर तो मिल जाती है मोटी मोटी क्या हो रहा है। और जैसे कि अभी पार्थ साहब बता रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, उनका यह कहना था कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष बन करके उभरेगी। अगर ऐसा भी होता है, देखिए बीजेपी से पूछें, वो कह रहे हैं हम तो सरकार बना रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा भी होता है कि वो मजबूत विपक्ष बन करके आते हैं, क्या यह भी आपकी विफलता में नहीं गिना जाएगा कि बंगाल की जनता को यह जरूरत महसूस हुई कि एक मजबूत विपक्ष तैयार किया जाए? सर, ये सबसे बड़ी बात हम लोगों को देखना होगा, जो राजनीति होती है बंगाल में, बंगाल की जिस तरीके से राजनीति रही है, जिस तरीके से हमने कार्य का निर्वाह किया है, आपको दिख रहा है कि हर एग्जिट पोल पे हम सरकार बना रहे हैं। नंबर्स थोड़े कम है हमारे अनुमान के और हमारे संज्ञान से, लेकिन एक चीज आपको मानना होगा कि कोई भी राज्य हो वो चाहती है कि विपक्ष हो। यहाँ पे जो फेलियर है वो फेलियर कांग्रेस और सीपीआईएम की है कि वो अपने लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा नहीं सके। और शायद वो जो गैप है वो बीजेपी ने अच्छे से लिया, क्योंकि बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा प्रचार तंत्र है। इनके बहुत बड़े बड़े प्रधान प्रचारक भी बंगाल में आके डेरा डालते हैं क्योंकि उनको बंगाल को किसी भी तरीके से दखल करना है। तो सर, जहां पे 24 घंटे टीवी पे और हर माध्यम से, और सर बहुत बड़ी पार्टी है बीजेपी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है सर। आप मुझे ये बताइए कि आपकी पार्टी बार बार ये कह रही थी कि कोरोना ठीक से हैंडल नहीं किया, हम चाह रहे थे कि चुनाव मर्ज हो जाए, चुनाव एक साथ हो जाए, लेकिन वो तो नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि ये कोरोना जो है वो मायने नहीं रखता है पश्चिम बंगाल में या चुनाव में? सर, ये बहुत दुखद है कि हमने जितनी बार भी इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करी, आपके माध्यम से भी रिक्वेस्ट करी, हमने जाके चिट्ठियां लिखी कि भाई हम सच थे कि भाई आप 3-4 जो नेक्स्ट फेजेस है, जब एग्जाम खत्म हो गया तो आप सारे फौज को उतार दो, एक बार इलेक्शन कर लो। सर, हुआ क्या कि ये जो फौज जिस तरीके से घूम रही थी पूरे बंगाल में, 2 लाख 3 लाख के लोग, और बाहर से भी इनके काफी, आपको पता है सर, बीजेपी बहुत लोगों को नहीं, अब ये बाहरी वाली बात आप कर रहे हैं, ये बाहरी वाली बात कर रहे हैं। ये तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि बंगाल में कोविड ही बीजेपी की वजह से आया है, तो बड़ी अजीब सी बात है। नहीं सर, मैं खत्म करता चाहता हूँ सर। अभी कुछ देर पहले हमारे यहाँ दिलीप घोष जी, बहुत बुद्धिजीवी हैं, वो बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि ये भीड़ भाड़ से कोरोना नहीं होता है, उनका भी आकलन है। ये तो एजुकेशन है सर बीजेपी की, इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे जो ज्ञात है, जो हमारे जो मित्र हैं जो देश में रह रहे हैं। ठीक है सिंह साहब, मैं जल्दी से आपके पास वापस आना चाहता हूँ। सिंह साहब, आपको लगता है कि चुनाव और उसके नतीजे का कोरोना से कोई लेना देना नहीं है? जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, जब प्रधानमंत्री बहुत ही व्यस्त थे और व्यस्त होने की वजह से, कोरोना के ही काम से, वो यहां पर दिल्ली में उन्होंने अपना पश्चिम बंगाल का दौरा रद्द किया, कलकत्ता की रैली उन्होंने बंद की, उन्होंने कहा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहां काम है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट यूनिट है, उन्होंने उनको ये बोला कि भाई आप कम से कम एक डिजिटल माध्यम से ही आ जाइए, दबाव डाला कि आप डिजिटल माध्यम से आ जाइए, और फिर वो आए। तो आपको क्या लगता है कि कोरोना और जो देश भर में हो रहा है उसका चुनावी नतीजों से कोई मतलब नहीं है? सिंह साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मानव जायसवाल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तृणमूल कांग्रेस का प्रवक्ता हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपके पार्टी की नजर में आप बहिरागत हो या फिर इस बंगाल के नागरिक हैं? आप इस देश के नागरिक हैं कि बहिरागत हैं? पहले ये बताएं। दूसरी बात कि आप लोगों ने पीके को बाहर से हायर करके आपने लाया। आप लोगों ने 1.5 साल 2 साल पहले से आप लोग पीके को बैठा के लाए। आप कह रहे हैं कि डिजिटल प्रचार का माध्यम जो है भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन मैं बोल दूं, आप सिंह साहब अपनी बात खत्म करें। आप बोल देना, मैं आपको बोलता हूं। मानव जी, अगर आप बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के अगर आप प्रवक्ता के हिसाब से आप बैठे हुए हैं, तो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि क्या आप बहिरागत शब्द को आप सही मानते हैं, जो तृणमूल कांग्रेस ने जो कहा
ये बाहर के लोग हैं, यूपी बिहार के लोग हैं, ये लोग यहाँ पर आते हैं, खाते हैं और यहाँ पे खा के हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। ममता बनर्जी जब गई थी बैरकपुर में, उन्होंने क्या कहा था? जब लोगों ने जय श्री राम कहा था तो उन्होंने जय श्री राम के खिलाफ में जो ये सब गुस्सा है लोगों का, आप लोगों के खिलाफ, आप लोगों का जो डिटेल चलिए देखिए, चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, अब तो एग्जिट पोल आए हैं, अब ये सारी बातों का कितना प्रभाव पड़ा वो 2 मई को पता चलेगा। लेकिन बहुत जल्दी अमृता जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। अमृता जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के संदर्भ में हम कोरोना और पश्चिम बंगाल के संदर्भ में जो हम बात कर रहे हैं, क्या ये चीज असम में भी देखी जाएगी? क्योंकि ये वही असम है जहां के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का ये कहना था मास्क पहनने की जरूरत ही नहीं है, मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है, लोगों में बिना मतलब पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और आज की स्थिति देख लीजिए कैसी है। अगर आप आंकड़े देखेंगे लास्ट 10 दिन के केसेस का, तो आपको दिखाई देगा कि कैसे केसेस बढ़ रही हैं। कोई और तो रीजन नहीं है कोरोना के केसेस बढ़ने का असम में। और दूसरी बात, अगर आप देखें कि आप सोशल मीडिया में देख लें या कहीं भी देख लें, जो एक गुहार होता है कि मुझे प्लाज्मा चाहिए, मुझे बिस्तर चाहिए, मेरे किसी के घर पे ऑक्सीजन चाहिए, इन सब मैसेजेस अभी बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली केसेस बढ़ रही है। अब केसेस के अननेचुरली बढ़ने का कोई रीजन ही नहीं था असम में। 2 चीजें हुई है, एक तो हमारी इलेक्शंस थी और दूसरा था जो बिहू के फेस्टिवल्स थे। अब बिहू के फेस्टिवल वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी, उसमें भी बहुत अनबन हुई थी यू कमिटीज और हेल्थ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा जी के बीच में, तो उससे भी बहुत लोग बाहर आए। तो जो भी ये जो मैसेजिंग जाता है पॉलिटिकल पार्टी से कि अभी कोरोना है ही नहीं असम में, तो शायद उससे थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है लोगों में। लोग समझते हैं कि अगर बिल्कुल आप पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहते हैं लोगों में, लेकिन अगर आप इस तरीके की बात करते हैं तो देखिए फिर उसका परिणाम क्या होता है। और ये बोलना कि चुनाव का कोई लेना देना नहीं है कोविड-19 से, तो ये कितनी गलत बात है, कितनी गलत बयानी है। आज उसका खामियाजा हम लोग सब भुगत रहे हैं। सूरज सिंह जी, मानव जायसवाल जी, केडी पार्थ जी और अमृता मधुकल्या जी, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। पोल ऑफ एग्जिट पोल्स जारी रहेगा। आइए एक बार फिर से आंकड़े देख लें कि पश्चिम बंगाल में, असम में, केरल में, तमिलनाडु में एग्जिट पोल्स क्या कह रहे हैं। तो ये आपके स्क्रीन पर है पश्चिम बंगाल के नतीजे, ईटीजी रिसर्च, पी मार्क, इंडिया न्यूज, जन की बात और एबीपी के पोल्स। एक जन की बात छोड़ करके लगभग बाकी सब जगह आप देख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनानी यहां पर दिखाई गई है। रिपब्लिक टीवी वाले में भी एकदम क्लोज कॉन्टेस्ट है, बहुत ही करीब है, हाफ आंकड़े तक बीजेपी को पहुंचते हुए दिखाई देता जा रहा है, पर वो एक मार्जिन है 138 से 148 का। अब आइए आपको दिखाते हैं हम दूसरे आंकड़े, असम के भी एक बार दिखा देते हैं आपको, असम के, तमिलनाडु के। असम का जैसे स्क्रीन पर आ गया है, आप देख रहे हैं कि अमूमन जितने एग्जिट पोल हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अजमल फैक्टर यहां पर काम नहीं कर रहा है। आइए अब एक दूसरा राज्य देख लें, तमिलनाडु। वहां क्या हो रहा है? तमिलनाडु के आंकड़े अभी स्क्रीन पर आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर लगभग सारे पोल डीएमके और कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। 118 बहुमत का आंकड़ा है और बहुत ही भारी बहुमत से यहां पर आंकड़े एआईए डीएमके के साथ है, एआईए डीएमके नहीं। और ये है पुदुचेरी, जहां की आप देख सकते हैं कि एनडीए अलायंस जो था, एनआरसी, उनकी सरकार बनती हुई दिख रही है। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें जारी रहेंगी।